हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लाइव सेशंस। जजमेंट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है, ज़्यादातर जुडिशियल एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट्स इस पर कमांड नहीं पा पाते। रीज़न ये है कि अगर वो जब भी एक एकेडमिक अप्रोच लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। जजमेंट राइटिंग प्रॉपरली लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जजमेंट राइटिंग एक एनालिटिकल स्किल मांगता है सॉल्व करने के लिए, और ये भी रिक्वायर करता है कि एस्पिरेंट को एविडेंस एक्ट, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर जजमेंट राइटिंग मुझे एक दिन में सिखा दीजिए। एक दिन में मैं आपको कुछ स्किल्स दे सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा सा लंबे समय मांगती है, और लंबे समय में जब आप रिपीटेडली प्रैक्टिकल फैक्ट्स को देखने के बाद उन सभी टूल्स को जो मैं आपको देने वाला हूं उनको यूज करके जब आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छा जजमेंट लिखा जाता है। जजमेंट यूजुअली जुडिशियल एग्जामिनेशंस में क्रिमिनल साइड से भी और एकेडमिक जो सिविल साइड है उससे भी पूछा जाता है, दोनों साइड से पूछा जाता है। लेकिन हमारे इस वीडियो सेशन के पर्पस के लिए जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सिविल केसेस के जजमेंट्स। अब मैंने अपने इस जजमेंट को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला वाला जो सेशन है, हमारा जो पहला पार्ट है जिसको मैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसमें वो सारे टूल्स जो कि जजमेंट राइटिंग में लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं, स्पेशली सिविल केसेस को, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। और जो मेरा वीडियो इसके बाद आएगा उसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे सिविल केस का, जो कि रियल टाइम फैक्ट्स पर डिपेंडेंट होगा, और आज हम जो कुछ भी स्टडी करने वाले हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके उस केस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे तक के लिए बने रहिए, ऐसा ना हो कि आप बीच में स्किप कर दिए, अदरवाइज आप ठीक से सारे टूल्स को, सारे स्किल्स को सीख नहीं पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे वेबसाइट पर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो लोग जजमेंट राइटिंग को एनरोल करना चाहते हैं या मेंस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट पर सब्सक्राइब करके क्रैश कोर्स चूज करके उसका प्लान ले सकते हैं और मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो जजमेंट राइटिंग है उसमें हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला जो हमको देखना होता है वो होता है परफॉर्मा, यानी कि जजमेंट का परफॉर्मा क्या है, हम किस परफॉर्मेट में वो जजमेंट को लिखेंगे। देखिए, यूजुअली मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को देखा है, वो लोग एक परफॉर्मा समझा देते हैं और स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि ये जो परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा से ही हम समझ जाएंगे कि जजमेंट को लिखना कैसा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। उस परफॉर्मा को अगर आप किसी 3rd 4th क्लास के बच्चों को भी दिखा देंगे तो वो भी उस परफॉर्मा को लिख लेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जजमेंट भी लिख सकेगा। जजमेंट लिखने के लिए आपको कुछ स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट। तो जरा पहले सबसे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा परफॉर्मा है या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर हमारे पास जजमेंट है जिसके परफॉर्मेंस को हमें देखने की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए एक रियल टाइम जजमेंट लिया है और इसको मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रियल टाइम जजमेंट मौजूद है, और इसी की हेल्प से हम लोग इसके परफॉर्मा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कोर्ट का ही जजमेंट है, तो हमारी तरफ से कोई ड्राफ्ट किया हुआ परफॉर्मा नहीं है। जो एक्चुअल कोर्ट का परफॉर्मा है ये वो ही है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कोर्ट का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, न्यायालय सप्तम अपर जिला न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको उस कोर्ट का नाम मेंशन करना होता है, जैसे कि ADJ 7th रायपुर छत्तीसगढ़, ये उस कोर्ट का नाम हो गया। अब इस कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है, उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ये सिविल सूट कौन सी कोर्ट में है, यहाँ पर हालांकि उनका एक पर्टिकुलर नंबर, ऑनलाइन नंबर डला हुआ है, तो आपको जब सॉल्व करोगे तब आपको कोई भी ऑनलाइन रेफरेंस यहाँ पर ये नहीं देना है। आप सिंपल यहाँ पर सिविल केस नंबर लिखेंगे जो यहाँ पर मेंशन किया है, और इसके अलावा आपका केस कौन सी डेट पर इंस्टीट्यूट हुआ है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि पार्टीज़ के नाम क्या हैं, जैसे कि प्लेंटिफ का नाम पहले ऊपर दे दिया है, मान लो प्लेंटिफ एक से ज़्यादा है तो उन सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ये मुकदमा किसके विरुद्ध लेकर आया, यानी कि डिफेंडेंट कौन है, तो डिफेंडेंट जितने भी होंगे उन सबके नाम भी यहाँ पर एज और एड्रेस और पेरेंटेज वगैरह के साथ, ताकि उनकी आइडेंटिटी फिक्स हो जाए, उनको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो नेम ऑफ पार्टीज आ गई हमारे पास। इसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे कि ये जो भी पैरोकार हैं इस केस में, यानी कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन लोग हैं, कौन इस केस को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके लॉयर्स कौन है। अब लॉयर्स के जो नेम है, जो वादी के साथ से है, साइड से यानी कि प्लेंटिफ की साइड से, उनके नाम आ जाएंगे।
और इसके अलावा अगर डिफेंडेंट के साइड से जो भी पैरोकार हैं या उनके जो लॉयर्स हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे मेंशन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, निर्णय यानी कि जजमेंट, और उसके बाद उसकी डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को इसको घोषित किया गया। अब इतनी बात तो सभी लोग बता ही देते हैं, लेकिन इससे जजमेंट नहीं लिखा जा सकता। ये सिर्फ एक प्रोफार्मा है जो क्लरिकल काम हो गया है, समझिए आप। एक कोई क्लर्क भी इस काम को कर लेगा जिसको लॉ की नॉलेज नहीं भी है, इतना तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन ये जजमेंट नहीं है। जजमेंट का काम यहां से स्टार्ट होता है, पॉइंट नंबर 1 से। अब यहां पर क्या लिखना है उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले मैं यहां पर दूसरी स्लाइड पर स्विच कर देता हूं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो परफॉर्मा तो हम समझ गए कि क्या परफॉर्मा होता है। परफॉर्मा के बाद हम आते हैं कि जब कभी भी हम सिविल केसेस को डील करेंगे, तो सिविल केसेस को डील करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो नेचर है केस का वो सिविल नेचर होना चाहिए। सिविल नेचर के बारे में सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ। अब सिविल नेचर क्या होता है? सिविल नेचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टाइप का केस जो किसी के राइट्स या लायबिलिटीज को असरटेन करता हो, लेकिन ये राइट्स और लायबिलिटीज जो है ये प्राइवेट नेचर के होने चाहिए, ये पब्लिक नेचर के नहीं होने चाहिए। अगर राइट्स प्राइवेट नेचर के हैं, ऑब्लिगेशन जो असरटेन करने हैं वो प्राइवेट नेचर के हैं, तो फिर ठीक है, उसका नेचर सिविल नेचर बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी पब्लिक राइट्स या कोई पब्लिक राइट्स हैं या पब्लिक लॉ है और उसको हम डिसाइड करना चाहते हैं, तो उसका नेचर सिविल नहीं होता। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको देखने होते हैं इससे पहले कि हम ये डिसाइड करेंगे ये मामला सिविल नेचर का है? हमको ये देखना होता है कि जो रिलीफ हम मांग रहे हैं उसका नेचर क्या है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है क्या वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है? वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है? यानी कि हमारे पास जो डिस्प्यूट है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? हमारे पास जो डिस्प्यूट है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्या वो मूल प्रॉपर्टी है, मूल प्रॉपर्टी है, या कोई और तरह का प्रॉपर्टी है जिसका नेचर सिविल नहीं है? इसके अलावा हमें पार्टीज को देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जो कंसर्न लॉ है वो भी चेक करने पड़ेंगे कि वो उसे सिविल नेचर का बनाते भी हैं कि नहीं बनाते। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं ये बात समझने के लिए कि हमारे पास जो मैटर है वो सिविल नेचर के हैं या नहीं हैं। जैसे कि कोई भी सूट आप लेकर आते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप कोई भी सूट लेकर आते हैं रिकवरी ऑफ डेट के लिए, आप कोई भी सूट लेकर आते हैं डैमेजेस फॉर टॉर्ट के लिए, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, रेस्टोरेंट कॉन्जुगल राइट के लिए, या किसी अडॉप्शन के लिए आप सूट लेकर आते हैं, ये सब सिविल नेचर के। अब ये कुछ जो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट अपने आप में पूरी कंप्लीट है, ये पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं है। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं समझाने के लिए कि सिविल नेचर बेसिकली होती क्या है। वो लोग जो बिल्कुल न्यू है जजमेंट राइटिंग में या सिविल का बहुत अच्छा सा ज्ञान उनको नहीं है, तो उनके लिए समझने के लिए अच्छा एक तरीका हो सकता है बताने के लिए। चलो अभी हम आगे आते हैं। अब कोर्ट ने ये तो देख लिया कि इसका मैटर का जुरिडिक्शन, इस मैटर का जो नेचर है वो सिविल नेचर है या नहीं, ये तो हमने देख लिया। अब कोर्ट आगे ये भी देखेगी कि उनके सामने जो केस आया है वो उनके टेरिटोरियल एरिया में आता है कि नहीं, क्या कोर्ट के पास उस मैटर को ट्राई करने का पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है या नहीं, क्या सब्जेक्ट मैटर इस तरह का है जो सिविल नेचर में डील कर रहा है, कोर्ट ये भी चेक करेगी। तो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन कोर्ट के पास होना चाहिए, पेक्यूनरी होना चाहिए, टेरिटोरियल भी होना चाहिए। तो ये भी कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले डिसाइड कर लेगी, अदरवाइज हो सकता है कोर्ट को प्लेंट को रिटर्न ही ना करना पड़े। तो ये सब चीजें होंगी तभी कोर्ट आगे बढ़ेगी, अदरवाइज कोर्ट आगे बढ़ेगी नहीं। अब सवाल यहां पर उठता है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जजमेंट राइटिंग के लिए जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पहला तो वो ये पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चंस होंगे क्या वो फैक्ट्स बेस्ड है। फैक्ट्स बेस्ड का मतलब होता है कि क्या ये केसेस में कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे जो प्लेंटिफ के द्वारा दिए जाएंगे, क्या फैक्ट्स कुछ उनकी तरफ से भी दिए गए हैं, डिफेंडेंट की तरफ से भी कुछ बताया गया है, क्या कुछ सेट ऑफ एविडेंसेस भी दिए गए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में आपके पास पूरी एक स्टोरी होगी, पूरी कहानी होगी, कुछ फैक्ट्स होंगे। वो फैक्ट्स प्लेंटिफ की तरफ से भी हो सकते हैं, वो डिफेंडेंट की तरफ से भी होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात किया गया होगा, कुछ एविडेंस के बारे में भी बात किया होगा, और आपको पूरा एनालाइज करके बताना है कि इस मैटर में क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है कन्विक्शन और एक्विटल। एक्चुअल में कन्विक्शन एक्विटल ये हमको क्रिमिनल केसेस में देखना है, सिविल केसेस में हमको नहीं देखना है। तो यहां पर हमारा ये रेलेवेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि ये मैटर सिर्फ हमको सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस में देखना है। सिविल केसेस में कन्विक्शन एक्विटल हमको नहीं देखना है। हमको यहाँ पर ये देखना है, अगर यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो हमको देखना है कि
क्या प्लेंटिफ जो रिलीफ मांग रहा है उसके लिए वो एंटाइटल्ड है या नहीं। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा इस तरह का होता है कि आपको कुछ स्टोरी दी होगी, कुछ फैक्ट्स दिए होंगे, कुछ एविडेंस दी होगी, और उसके बेसिस पर ही आपको बताना होगा कि क्या रिलीफ मिलेगा। और हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि आप प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड कर दीजिए, हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन में आपको ये कह दें कि आप डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड कीजिए। तो यानी कि यहां पर पहला वाला जो सिनारियो है वो पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि आपको प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड करना है या डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड करना है। दूसरा एक और तरीका है, वो क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि ठीक है आप अपने हिसाब से डिसाइड करके बताइए, जो कि सेकंड वाला काइंड है कि आप अपने आप से बताकर बताइए, अपने आप से डिसाइड करके बताइए कि इस मामले में क्या होना चाहिए, क्या रिलीफ होना चाहिए। अब चाहे आपके हिसाब से वो प्लेंटिफ की तरफ टिल्ट करता हो डिसीजन आपका, और चाहे वो मैटर आपका डिफेंडेंट की तरफ टिल्ट होता, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन दिया कैसे गया। तो पहला वाले में तो स्टोरी होगी, हो सकता है प्लेंटिफ फेवर में डिसाइड करो, हो सकता है डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड करो, हो सकता है वो ये कहें कि आप अपने हिसाब से जिसकी तरफ भी डिसाइड होता है वो डिसाइड करके बता दीजिए। एक और तरीका का हो सकता है कोई पहले से डिसाइडेड केस हो, कोई लैंडमार्क जजमेंट हो, और उसके फेवर उसके यूज करते हुए ये बोलें कि आप ये वर्डिक्ट दीजिए या इसके लाइट में इस बात को डिसाइड कीजिए। यहां पर आपको जो फैक्ट्स लेने होते हैं, जो एविडेंस लेने होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, लेकिन वो फुली इमेजिनरी भी नहीं होते, वो उसी पर बेस्ड होते हैं जिस बेस पर वो जजमेंट दिया होता है। जो जजमेंट आपको पहले ऑलरेडी दिया हुआ ना, वो उसी जजमेंट के ही फैक्ट्स होते हैं, उसी जजमेंट का ही रेशियो डिसेंडी होता है, उसी का ऑबिटर डिक्टा होता है। तो उसी में से उठाकर ही आपको उस जजमेंट को पूरा जजमेंट राइटिंग के फॉर्म में ही रिप्रोड्यूस करना होता है। कुछ इस तरह से भी दे देते हैं आपको। ज्यादातर जो कैटेगरी है वो पहले वाली कैटेगरी है, सेकंड वाली कैटेगरी कम ही दी जाती है, लेकिन दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे। अब जजमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मा तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन अंदर हम लिखेंगे क्या, अंदर कंटेंट में क्या लिखें। कंटेंट में देखो, सबसे पहले जो पहला पॉइंट हमको लिखना होता है जजमेंट में, वो होता है कि प्लेंट में जो प्लेंटिफ ने रिलीफ मांगा है वो रिलीफ क्या मांगा है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये डेट इस पर्टिकुलर डेट पर इंस्टीट्यूट किया गया था और इसमें प्लेंटिफ ने ये रिलीफ मांगा है और हमको ये डिसाइड करना है। तो ये शुरुआत में हम लोग रिलीफ देख लेते हैं जजमेंट लिखने से पहले के, जजमेंट जब हम लिखते हैं तब के इसमें क्या क्या चीजें रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में मांगेंगे। दूसरा, प्लेंट में प्लेंटिफ ने क्या फैक्ट्स मेंशन किए हैं वो हम रिप्रोड्यूस कर देते हैं। रिटन स्टेटमेंट में क्या फैक्ट्स लिखे हैं वो भी हम रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, और अगर हम उनको लिखना स्टार्ट करें पूरा का पूरा एज इट इज, तो जजमेंट राइटिंग तो हो सकता है आधा पौना घंटा ले ले, 1 घंटा ले ले। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम या तो ब्रीफ करके फैक्ट्स को लिख लेते हैं, या अगर समय बिल्कुल ही कम बचा हुआ है, हमें लग रहा है कि नहीं यार एग्जामिनर हमसे कॉपी छीन लेगा और टाइम इतना कम बचा है कि हम अगर फैक्ट्स लिखेंगे तो पूरा जजमेंट लिख ही नहीं पाएंगे, तो वहां पर आप लिख दीजिए कि फैक्ट्स जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इस कारण से हमने उसको दोबारा से यहां पर रिप्रोड्यूस नहीं किया, फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी हमने उसको यहां पर रिप्रोड्यूस नहीं किया है। तो वहां पर आप ऐसा मेंशन कर सकेंगे, लेकिन ये तभी कीजिएगा जब आपके पास समय बिल्कुल भी ना हो। अगर जजमेंट राइटिंग छूट रहा हो तब ऐसा करना है। नॉर्मली आपको फैक्ट्स लिखना चाहिए और अपने वर्ड्स में ब्रीफ में लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। फिर आपको मेंशन करना होता है यहां पर कि क्या क्या फैक्ट्स एडमिटेड है। रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने क्या क्या चीज एडमिट कर ली है वो आपको मेंशन करना होता है। फिर आपने देखिए जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आ गई, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी एडमिटेड है तो उनको माइनस कर दो, बाकी जो बचा उनके बेसिस पर आप यहां पर क्या करेंगे, इश्यूज फ्रेम कर लेंगे। चार्ज तो हम क्रिमिनल केसेस में करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, हम यहां पर इश्यूज फ्रेम करेंगे। दिस इज नोन एज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो हम यहां पर इश्यूज फ्रेम कर लेंगे, उसके बाद उन हर इश्यूज को डिसाइड करेंगे। हो सकता है सारे इश्यूज आप एक साथ डिसाइड कर लें, हो सकता है एक एक करके डिसाइड करें, हो सकता है 2 या 3 इश्यूज भी आप एक साथ डिसाइड कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो एज पर योर कन्वीनियंस, अगर वो फैक्ट्स या इश्यूज आपस में सेपरेबल हैं तो सजेस्टिव ये होता है कि हर इश्यू को अलग अलग डिसाइड करो। लेकिन अगर वो आपस में इंटरमिंगल्ड हैं और सेपरेबल नहीं है तो फिर आप 2 या 3 को या सबको एक साथ भी डिसाइड कर सकते हो, वो आपकी फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर लास्ट में आपको इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अपनी फाइंडिंग भी देनी होती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जजमेंट राइटिंग के जो हमको मेंशन करने होते हैं। चलिए अभी आगे आते हैं। अब हम लोग यूजुअली जो इश्यूज वगैरह फ्रेम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम ही नहीं होगा कि इश्यूज के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, उसे लिखते कैसे हैं, हम क्या चीज लिखते हैं उसमें।
इशू कैसे डिसाइड करते हैं? तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। जैसे मान लो हमारे पास कोई इमूल प्रॉपर्टी को लेकर कोई सूट है, तो हो सकता है कि वहां पर कोर्ट ये क्वेश्चन फ्रेम करे, डज द प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। मान लो कोई आदमी ओनरशिप क्लेम कर रहा है कि मेरी ऑनरशिप है, प्लेंटिफ ये कह रहा है कि मेरी ऑनरशिप है। अगर वो ऑनरशिप किसी सूट में क्लेम कर रहा है तो कोर्ट के सामने क्या इशू आया? ऑनरशिप को लेकर आया। ऑनरशिप के रिलेशन में क्या क्वेश्चन है? डज द प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, तो ये इशू बन गया। इसी तरह से मान लो डिफेंडेंट ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, एनक्रोच कर लिया, तो क्या क्या इशू बना? हैज द डिफेंडेंट एनक्रोच द सूट लैंड। हो सकता है कि किसी की प्रॉपर्टी में नाजायज कब्जा कर लिया और प्लेंटिफ जो है अपना पोजीशन वापस मांगना चाहता है, तो क्वेश्चन क्या बना? वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। इसी तरह से मान लो कोई पर्सन मीन प्रॉफिट को क्लेम कर रहा है, डैमेजेस को क्लेम कर रहा है, और किस रेट पर मिलना चाहिए, कितने पीरियड के लिए मिलना चाहिए, अगर कोर्ट को ये डिसाइड करना है तो फिर कोर्ट इशू क्या बनाएगी? डज द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस ऑन मीन प्रॉफिट, इफ येस एट व्हाट रेट एंड फॉर व्हाट पीरियड। इसी तरह से मान लो कोई आदमी कोई पर्टिकुलर रिलीफ सीख कर रहा है और वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के बेसिस, कॉन्सिक्वेंशियल पोजीशन के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो या कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऑफ पोजीशन के बेसिस पर डिसाइड होने हो, तो वहां पर क्या बन जाएगा? वेदर द सूट इज नॉट मेंटेनेबल फॉर द सीकिंग द कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऑफ द पोजीशन। तो सब डिपेंड कर रहा है कि क्या फैक्ट्स हैं, उसके हिसाब से ही आप अपने कुछ सवाल बना लोगे जो तुमको डिसाइड करना है। जो तुमको डिसाइड करना होता है, जो क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है, जो मुद्दा आता है, जो बोन ऑफ कंटेंशन आता है, वो कहते हैं लड़ाई की जड़ क्या है। तो जो लड़ाई की जड़ है वो ही इशू है और वही कोर्ट को लड़ाई की जड़ डिसाइड करनी है बेसिकली कि कोर्ट इस मामले में करे क्या, और वही इश्यूज होते हैं। अब देखिए इस वाले वीडियो में तो मैंने पूरा जो आपको कंटेंट में लिखना है वो मेंशन किया है, लेकिन उन कंटेंट के बेसिस पर जब रियल टाइम केस आएगा उसे डिसाइड कैसे करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको मेरा नया जो दूसरा वीडियो सेशन जो मैं लॉन्च करूंगा वो देखना होगा। वो जल्दी ही मैं 1 या 2 दिन में जो लॉन्च कर दूंगा उसको भी। तो उसमें क्या करूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लूंगा, रियल टाइम एग्जांपल, उसमें फैक्ट्स भी होंगे, एविडेंसेस भी होंगी, प्लेंटिफ का कुछ वर्जन होगा, डिफेंडर का कुछ वर्जन हो सकता है। तो उनको पूरा एनालाइज करके फिर हम एक जजमेंट लिखेंगे कि किस तरह से हमें इश्यूज फ्रेम करने हैं, किस तरह से हमें एडमिटेड फैक्ट्स देखने हैं, किस तरह से हमें एक स्टेप आगे चलना है और फाइनली जजमेंट राइट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जल्द ही मुलाकात करेंगे आपसे जजमेंट राइटिंग के पार्ट नंबर 2 के साथ, जो कि सिविल नेचर का ही होगा। तो तब तक के लिए मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।